किया था, कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड हमने कुछ रिजल्ट किए थे। एंड में फिर मैंने ये कहा था कि हम ओवरव्यू लेंगे कॉम्पैक्टनेस का, कनेक्टेडनेस का और होस्ट ऑफ स्पेस का। तो ओवरव्यू में असल में हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो हमने पढ़ा है इतना सब कुछ, होस्ट ऑफ स्पेस क्या होती है, कॉम्पैक्ट स्पेस क्या है, कनेक्टेड स्पेस क्या है, ये सब कुछ पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या थी, हम क्यों पढ़ रहे थे ये सब। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है। अभी तक लोग आ रहे हैं, रहता है, अब तो आधा टाइम गुजर गया। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं होस्ट ऑफ स्पेस में। होस्ट ऑफ स्पेस को समझने के लिए हमें सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को सीक्वेंस की कन्वर्जेंस वाला करवाया था, ये टॉपिक, ये जो मैंने रफ वर्क में इतना सब कुछ लिखा हुआ है। यस मैम। अच्छा, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस वाला हो गया था। मैम जो एग्जाम्पल थे ना, सिर्फ वहाँ से बी, जहाँ से बी लेते हैं, जो ऊपर एग्जाम्पल गुजर गया आपने वहाँ से पढ़ाना था। सही है। ये बी जो लेते हैं ये वाली। मैम यहीं तक पढ़ाया था आपने। अच्छा, थैंक यू। अच्छा जी, एक्स एन इज इक्वल टू 1/n सीक्वेंस, जो कि हमने आर में लिया था और हमने इसको चेक कर लिया था कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है जीरो को। बाय एप्सिलॉन डेफिनेशन भी ये कन्वर्ज करता है। और जो हम रियल एनालिसिस में जो तरीका हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का पढ़ते हैं, वो क्या तरीका होता है कि हम कह देते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एक्स एन जो है वो जिस नंबर को अप्रोच करे वो हम कहते हैं सीक्वेंस की लिमिट है। तो रियल एनालिसिस के तरीके से भी ये वाला सीक्वेंस जो है ये जीरो को कन्वर्ज करता है। एप्सिलॉन डेफिनेशन से देखें तो भी ये सीक्वेंस जो है ये जीरो को कन्वर्ज करता है। थोड़ी सी एप्सिलॉन डेफिनेशन जो है ये हम रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या थी एप्सिलॉन डेफिनेशन के, let x and d be a matrix space, a sequence x and x or n belong to n is called convergent sequence if d of x n and x less than epsilon for all n greater than n। ये n जो है ये कोई पर्टिकुलर नंबर होता है जो हर बार जो है वो चेंज हो सकता है। इस पर्टिकुलर नंबर के बाद बाकी सारे n के लिए अगर सारे के सारे x n इसी एप्सिलॉन बॉल में मौजूद हों जिसमें x मौजूद है, एप्सिलॉन बॉल कह दें या एप्सिलॉन नेबरहुड कह दें, एप्सिलॉन नेबरहुड में मौजूद हों जिसमें x मौजूद है, तो फिर हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस एक्स एन जो है ये x को कन्वर्ज कर रहा है। यही बात मैंने यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी हुई भी है। द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू x if for each neighborhood u of x there is a positive integer n, एक positive integer n होगा such that कि xn belongs to u for all n greater than n। इस particular n से बड़े बाकी सारे n के लिए सारे के सारे xn जो हैं वो इस u में मौजूद होंगे। ये u असल में क्या है, x की नेबरहुड है। तो अगर सारे के सारे xn जो हैं वो u में मौजूद हों तो फिर हम कहते हैं कि एक्सएन सीक्वेंस जो है वो इस एक्स को कन्वर्ट कर रहा है। मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? अच्छा जी। एक्सएन जो है ये एक्स को कन्वर्ट करता है। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं कि हमने स्पेस ली है x इज इक्वल टू ए बी सी। इस स्पेस के ऊपर ये टोपोलॉजी हमने डिफाइन की है। अब जो सीक्वेंस डिफाइन किया है इस सीक्वेंस को इस तरह कि इसकी हर टर्म एक ही एलिमेंट है, जो कि एलिमेंट क्या है, बी, इस सेट का एलिमेंट। तो एक्स एन जो है ये एक्स में से एक हमने सीक्वेंस डिफाइन किया। अब हम देखते हैं कि बी की नेबरहुड्स कौन कौन सी हैं। एक बी की ये नेबरहुड है, एक बी की ये नेबरहुड है, एक ये नेबरहुड है। अब हर एक नेबरहुड को उठा के बारी बारी चेक कर लेते हैं क्या उसके अंदर सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं या एक पर्टिकुलर एन के बाद बाकी सारे एलिमेंट हर नेबरहुड के अंदर मौजूद हैं। अगर तो हमने ये सिंगलटन वाली नेबरहुड उठाई है, देन ईच नेबरहुड ऑफ बी कंटेन्स ऑल एस। अच्छा, अगर हमने ये सिंगलटन बी वाली नेबरहुड उठाई है तो हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं।
तो इसका मतलब है कि xn जो है ये b को कन्वर्ज करता है, कि जिस नेबरहुड के अंदर वो जिस एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है सीक्वेंस वो मौजूद हो, उसके अंदर सीक्वेंस के बाकी सारे एलिमेंट्स भी मौजूद हो। अब अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सीक्वेंस xn जो है ये a को कन्वर्ज करता है या नहीं करता, तो हमने a की एक नेबरहुड ले ली। a की नेबरहुड कौन कौन सी है, एक ये है और एक सेट x है। a की मैंने एक नेबरहुड ली, इस नेबरहुड के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि क्या सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये जो नेबरहुड मैंने ली है ए बी, इसके अंदर भी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स इस सीक्वेंस में, मतलब बी बार बार बेशक हम लिखते हैं या एक बार लिख लें, तो सेट की फॉर्म में तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो क्या हो रहा है कि ए की नेबरहुड ली, ए की नेबरहुड के अंदर हमने चेक किया कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस xn जो है वो ए को कन्वर्ज कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या मेरा ये सीक्वेंस सी को कन्वर्ज करता है या नहीं करता। तो मैं क्या करूंगी, मैंने ये एक नेबरहुड ली सी की भी दो नेबरहुड हैं। हर नेबरहुड में वैसे हमने चेक करना होता है। सी की एक नेबरहुड ये है और दूसरी नेबरहुड एक्स है। सी की नेबरहुड में चेक करना है कि सी के साथ क्या सीक्वेंस के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। हम देख सकते हैं सी के साथ सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये जो सीक्वेंस xn हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये xn सीक्वेंस सी को कन्वर्ज करेगा। इसी तरह से अगर हम सी की ये वाली नेबरहुड ले लें जो कि क्या है, सेट x है, तो इस नेबरहुड में भी ऐसा ही है कि इसमें सीक्वेंस के बाकी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि the sequence xn converges to x if for each neighborhood u of x, अगर x की हर नेबरहुड के अंदर there is a positive integer n such that xn belongs to u for all n greater than n, के तमाम n के लिए xn जो है वो u में मौजूद हो और ये u किसकी नेबरहुड है, एलिमेंट x की। तो फिर हम कह देते हैं कि xn जो है ये x को कन्वर्ज कर रहा है। तो इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम यहाँ इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये बी को भी कन्वर्ज कर रहा है, ए को भी कन्वर्ज कर रहा है और सी को भी कन्वर्ज कर रहा है। उसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने देखा और मैंने यहाँ पे ये सारी बातें उसी तरह लिखी हैं जैसे मैं अभी बोल रही थी। अच्छा, तो हमें ये पता चला कि ये सीक्वेंस जो है xn ये किसी एक एलिमेंट को कन्वर्ज नहीं कर रहा। लेकिन जब हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में एग्जांपल देख रहे थे, ये जो मैंने सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 1/n डिफाइन किया था, जब सेट ऑफ रियल नंबर्स में हम देख रहे थे तो यहाँ पे हम देखते थे कोई भी हम सीक्वेंस, मैंने तो यहाँ एक सीक्वेंस की एग्जांपल ली है ना, कोई भी हम सीक्वेंस ले लें वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को कन्वर्ज करता है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कन्वर्ज नहीं करता। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए कि ये प्रॉपर्टी कौन सी स्पेसिस में होल्ड करती है, कौन सी स्पेसिस में होल्ड नहीं करती, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है साइंटिस्ट ने। वो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, वो हॉस्ट ऑफ स्पेस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये सारी थ्योरी लिखी हुई है, हम जरा इसको देख लेते हैं। वंस एक्सपीरियंस विद ओपन एंड क्लोज सेट्स, ये तो ओपन एंड क्लोज सेट्स की बातें, इसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। हम पहले ये वाली चीज देखते हैं। One's experience with the properties of convergent sequences in R and R2 can be misleading when one deals with more general topological spaces. के जो R के अंदर सीक्वेंसेस के साथ सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस की जो प्रॉपर्टीज हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर नजर आती थी, वो वाली प्रॉपर्टीज बाकी टोपोलॉजिकल स्पेसेस में होल्ड नहीं करती थी। लाजमी नहीं कि सब में, लेकिन कुछ जनरल टोपोलॉजिकल स्पेसेस ऐसी मिलती थी जिनके अंदर जो आर की कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की प्रॉपर्टीज थी वो दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेसेस में, जनरल टोपोलॉजिकल स्पेसेस में होल्ड नहीं करती थी। इन एन आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस वन सेज, जी किसी ने कुछ पूछना? अच्छा जी। In an arbitrary topological space, one says that a sequence x1, x2 to so on of points of space x converges to the point x of x provided that, ये वो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है।
corresponding to each neighborhood u of x, there is a positive integer n such that xn belongs to u for all n greater than or equal to n. ये वही डेफिनेशन जो कन्वर्जेंस की मैं आपको ऊपर बता रही थी। उसने बताया कि कन्वर्जेंस की इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इन R and R2 a sequence cannot converge to more than one point. सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमने एक एग्जांपल देखी है, R2 की हम कोई एग्जांपल कंसीडर नहीं कर पाए, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन टाइप का सीक्वेंस होता है, मैंने उसको नहीं देखा। लेकिन R और R2 दोनों में ऐसा होता है कि एक सीक्वेंस जो है वो एक से ज्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ज नहीं कर सकता, एक सीक्वेंस एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगा, बट इन एन आर्बिट्रेरी स्पेस। लेकिन अगर R और R2 के अलावा कोई और स्पेस ले ली जाए, इट कैन का मतलब कि सीक्वेंस xn जो है वो एक से ज्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ज कर सकता है। क्या बात इस पूरी लाइन में लिखी हुई है, एंड इन R and R2 ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन पॉइंट। एक सीक्वेंस जो है वो एक से ज्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ज नहीं कर सकता, किसमें, R और R2 में, बट इन एन आर्बिट्रेरी स्पेस। लेकिन अगर R और R2 के अलावा कोई और स्पेस ले ली जाए, इट कैन, तो ऐसा हो सकता है कि एक सीक्वेंस जो है वो एक से ज्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ज करे। इन द स्पेस इंडिकेटेड इन फिगर 17.3, ये जो इसने यहाँ पे स्पेस बनाई है, ये वही टोपोलॉजिकल स्पेस है जो मैंने ऊपर रफ वर्क में लिखी थी कि सेट जो इसने कंसीडर किया है वो A, B और C है। एक उसने टोपोलॉजी के अंदर एलिमेंट लिए है A, B ओपन सेट है, एक सिंगलटन B है, और एक ओपन सेट है B, C, और एक ओपन सेट है पूरा का पूरा सेट X। उसने डायग्राम की फॉर्म में बना के जो है वो टोपोलॉजी दिखा दी। आपने नोट किया होगा इस बुक के अंदर इसने हमेशा टोपोलॉजी को इसी तरह से बनाया है। तो ये वही टोपोलॉजी है जो हमने ऊपर लिखी हुई थी। क्या कह रहा है कि इन दी स्पेस इंडिकेटेड इन फिगर 17.3, फॉर एग्जांपल द सीक्वेंस डिफाइंड बाय सेटिंग xn इज इक्वल टू b फॉर ऑल n। अगर xn को जो है वो इक्वल टू b डिफाइन कर लिया जाए, मतलब x1 भी b होगा, x2 भी b होगा, x3 भी, सारे n के लिए सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है कि वो इक्वल टू b है फॉर ऑल n। तो ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करता है नॉट ओनली टू दी वन पॉइंट b, ये सिर्फ b को कन्वर्ज नहीं करता, बट आल्सो टू दी पॉइंट a एंड टू दी पॉइंट c। जैसे अभी हम रफ वर्क में देख के भी आए हैं, ये वही एग्जांपल है। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो xn सीक्वेंस है ये c को भी कन्वर्ज करता है, a को भी कन्वर्ज करता है और b को भी कन्वर्ज करता है। तो यहाँ इस सारी बात में उसने ये एक्सप्लेन किया कि R और R2 में जो सीक्वेंस कन्वर्ज करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करता है, लेकिन आर्बिट्रेरी या मोर जनरल टोपोलॉजिकल स्पेसेस में ऐसी बात नहीं थी। उसने एक एग्जांपल भी हमें यहाँ पे दिखा दी कि एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है सेट x इज इक्वल टू a b c के ऊपर, सच दैट कि एक सीक्वेंस 3 पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रहा है, a, b और c को। Topologies in which one point sets are not closed। अच्छा, ये जो हाउस ऑफ स्पेस में हमारे पास दो लॉजिक्स हैं जो हम हाउस ऑफ स्पेस को पढ़ते हैं। एक तो ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंस वाली हो गई, दूसरी जो है वो क्लोज सेट्स के बारे में है। तो क्लोज सेट्स वाली चीज को हम पढ़ के देख लेते हैं, उसने क्या लिखा है। One's experience with open and closed sets and limit points in the real line and the plane can be misleading when one considers more general topological spaces। वो कहता है कि ओपन और क्लोज सेट्स के बारे में और लिमिट पॉइंट्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज रियल लाइन में होल्ड करती हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स में होल्ड करती हैं, वो प्रॉपर्टीज मोर जनरल टोपोलॉजिकल स्पेसेस में होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जांपल कैसी प्रॉपर्टीज, in the space R and R2 each one point set x naught is closed। R और R2 में तो हर वन पॉइंट सेट जो है ये क्लोज्ड होता है। This fact is easily proved, ये आसानी से प्रूव की जा सकती है। Every point different from x naught कैसे प्रूव की जा सकती है, वो उसने उसका प्रूफ भी यहीं पे लिख के बता दिया। Every point different from x naught has a neighborhood not intersecting x naught so that x naught is its own clear। Set of real numbers में every point different from x naught has a neighborhood not intersecting x naught।
वही सिंपल सी बात है, ओपन इंटरवल्स है ना सेट ऑफ रियल नंबर्स में नेबरहुड, तो वहाँ पे हर पॉइंट अगर एक्स नॉट से डिफरेंट हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो हमें एक ओपन इंटरवल, बहुत माइनर सा, बहुत छोटा सा ओपन इंटरवल हमें मिल जाएगा सच दैट कि वो एक्स नॉट सिंगल एलिमेंट के साथ इंटरसेक्ट ना करे, सो दैट एक्स नॉट इज इट्स ओन क्लियर। तो क्या होगा कि एक्स नॉट अपने आप का क्लियर है, तो फिर यही ऊपर ही रिजल्ट लिखा हुआ है कि अगर एक सेट अपने ही क्लियर के इक्वल हो तो वो सेट क्लोज्ड होता है। बट दिस फैक्ट इज नॉट ट्रू फॉर आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेसेस। लेकिन ये जो फैक्ट हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि एक्स नॉट सिंगलटन सेट जो है ये क्लोज्ड होता है आर और R2 में, लेकिन आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेसेस में तो ऐसा लाजमी नहीं है। कंसिडर द टोपोलॉजी ऑन 3 पॉइंट सेट ABC इंडिकेटेड, यही वाली जो टोपोलॉजी जो मैं अभी आपको बता रही थी ऊपर एग्जांपल में भी हमने ली, in this space the 1 point set B is not closed। ये जो सिंगलटन सेट B है ये क्लोज नहीं है, क्योंकि B का जो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो क्या आ जाता है AC, और इस टोपोलॉजी के अंदर तो AC मौजूद नहीं है। इस टोपोलॉजी के अंदर क्या क्या है, AB है, सिंगलटन B है और BC है। तो ये जो सिंगलटन B है ये इस टोपोलॉजी के अंदर क्लोज्ड नहीं है। तो हाँ, बात वो ये कहना चाह रहा है कि R और R2 में तो हर सिंगलटन सेट क्लोज्ड है, लेकिन बहुत सारी टोपोलॉजिकल स्पेसेस ऐसी हैं जिनमें सिंगलटन सेट्स जो है वो क्लोज्ड नहीं होते। तो इन दो प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमने सोचा, या मैथमेटिशियंस ने सोचा कि हमारे पास कोई ऐसी जनरल स्पेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम ये कह सकें कि जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं उन सब टोपोलॉजिकल स्पेसेस में वही प्रॉपर्टीज होंगी जो R और R2 के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो डिफाइन की मैथमेटिशियन ने वो क्या थी, हाउसटॉफ स्पेस। हाउसटॉफ स्पेस की डेफिनेशन क्या थी भला? Hausdorff space, a topological space X is called Hausdorff space if for each pair x1 and x2 of distinct points of X, there exist neighborhoods u1 and u2 of x1 and x2 respectively। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था, लेक्चर नंबर 22 या 23 में हाउसडॉर्फ स्पेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो x1 के लिए एक नेबरहुड होगी u1, x2 के लिए एक नेबरहुड होगी u2 सच दैट के u1 और u2 जो है वो डिसजॉइंट होंगी, कि इन दोनों का इंटरसेक्शन आपस में एम्प्टी होगा। तो अब ये जनरली एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस जो कि हाउसडॉर्फ स्पेस होगी, इस हाउसडॉर्फ स्पेस के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी जो सिर्फ R और R2 में होल्ड करती थी। कौन सी प्रॉपर्टीज? एक तो ये प्रॉपर्टी कि हर सिंगलटन सेट क्लोज्ड होगा, और दूसरी ये प्रॉपर्टी कि हाउसडॉर्फ स्पेस के अंदर हर सीक्वेंस जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। यहाँ इस सारी थ्योरी में तो हम ये देख रहे थे कि R और R2 में तो ये बात होल्ड करती है कि हर सीक्वेंस सिर्फ एक ही पॉइंट को, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस सिर्फ एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करता है, लेकिन जनरली हमें नहीं पता चलता था कि कौन सी टोपोलॉजिकल स्पेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और कौन सी में नहीं होल्ड करेगी। बहुत सारी ऐसी मिलती थी जिनमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बहुत सारी ऐसी मिलती थी जिनमें ये होल्ड नहीं करती। कौन सी प्रॉपर्टी? कि हर सीक्वेंस एक ही पॉइंट को कन्वर्ट करे। तो फिर अब हमने स्पेस की एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली है कि हाउसडॉर्फ स्पेस, जो स्पेस हाउसडॉर्फ स्पेस होगी वो स्पेस हमें इस बात की श्योरिटी देगी कि इस स्पेस में हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड एक थ्योरम करवाया भी था लेक्चर नंबर 23। अच्छा, लेक्चर नंबर 23 में फिर हमने ये भी देख लिया था कि ये जो R और R2 की हम बार बार बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के पीछे तो हमने हाउसडॉर्फ स्पेस को डिफाइन किया। तो फिर इसी लेक्चर में हमने ये प्रूफ भी कर दिया कि हर मैट्रिक्स स्पेस जो है ये हाउसडॉर्फ स्पेस है। तो इस वजह से जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो भी तो मैट्रिक्स से जनरेट होती है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स वाली जो स्पेस है वो भी क्या है, हाउसडॉर्फ स्पेस है। तो हर ऐसी स्पेस जो कि मिटराइजेबल है, जो कि एक मैट्रिक्स से जनरेट हो सकती है,
हर उस स्पेस को हम कहते हैं कि वो होस्ट ऑफ स्पेस होगी। तो अब हमें कंफर्म पता चल गया कि जो स्पेसिस मिटराइजेबल नहीं है उनमें ज्यादा चांसेस हैं कि वो होस्ट ऑफ नहीं होगी, और फिर उनमें ये होगा कि लाजमी नहीं है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करे, वो एक से ज्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ज कर सकता है। दूसरा, हमने यहाँ होस्ट ऑफ स्पेस में ये रिजल्ट भी प्रूव कर दिया था कि if x is a host of space, then a sequence of points of x converges to at most one point of x, के x के पॉइंट्स का जो सीक्वेंस होगा वो ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। ये प्रॉपर्टी किसमें होल्ड करती है? होस्ट ऑफ स्पेस में। तो यही बात मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे हमने जो देखा कि होस्ट ऑफ स्पेस डिफाइन क्यों की गई, डिफाइन करने की असल वजह ही इसकी ये थी कि हमें कोई ऐसी स्पेस ढूंढनी थी जो हमें श्योरिटी दे कि सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करता है, एक से ज्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ज ना करे। अब अगर कोई स्पेस होस्ट ऑफ नहीं है तो फिर ज्यादा चांसेस हैं कि सीक्वेंस जो है वो एक से ज्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ज कर जाए। और हमारे लिए ये बात इतनी अहम क्यों है कि सीक्वेंस एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करे? ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जिस दिन मैं आपको लेक्चर 23 पढ़ा रही थी कि सीक्वेंस एक पॉइंट को कन्वर्ज करे तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। जैसे हम ओडीज या पीडीज में सीरीज सोल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं तो वहाँ हमारे पास सीरीज होती है जो कि हम उसको चेक करते हैं कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। फिर हमें ये तो पता चल जाता है कि वो कन्वर्ज करेगी, फिर साथ ही साथ हमें ये भी पता चलना चाहिए कि वो एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करे। अगर वो एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगी तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा अपनी इक्वेशन का। अगर एक से ज्यादा पॉइंट को कन्वर्ज करेगी तो फिर तो वही मसला रह गया कि इसके तो एक से ज्यादा सोल्यूशंस हैं, तो अब इन बाकी सोल्यूशंस का क्या किया जाए, हमारे काम का कौन सा सोल्यूशन है वो चीज देखना पड़ेगी। तो हमारे लिए यूनिक सोल्यूशन जो है वो बहुत अहम होता है। तो सीक्वेंस का यूनिक पॉइंट को कन्वर्ज करना बहुत अहम है, जिसकी वजह से हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हमारी जो स्पेस हो वो होस्ट ऑफ स्पेस हो। ये सारी बातें रिसर्च में जाके ज्यादा समझ आती हैं कि हम क्या कहाँ कोशिश करते हैं और कहाँ नहीं कोशिश करते। बहरहाल होस्ट ऑफ स्पेस क्यों डिफाइन की ये बात हमने समझी। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कनेक्टेड स्पेस और कॉम्पैक्ट स्पेस से रिलेटेड इस बुक में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अच्छा, ये बुक जो है ये मैंने आपको कभी भी कोई ऐसा टास्क, एक दो बार मैंने आपको थ्योरम दिया है कि आप बुक में से देख के प्रूफ कर लें। तो आप लोगों को बुक रीडिंग की भी आदत होनी चाहिए कि अगर बुक में कोई बात लिखी हुई है तो उसको समझना आना चाहिए कि इस बात को समझना किस तरह से है, ये इसमें क्या बात लिखी हुई है। तो ये जो मैं आपको इतनी लाइंस, एक एक लाइन इतनी डीपली पढ़ा रही हूँ, तो इसको बड़े गौर से सुने ताकि आइंदा कभी आपको बुक खुद से पढ़नी पड़े, कोई और बुक भी पढ़नी पड़े तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ बच्चे व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस क्या करें? क्यों भी सबके पास नहीं है यूआरएल? ये हमेशा से एक ही क्लास ज्वाइन हो रही है, पहले तो हमेशा ज्वाइन हो रही थी। सबा, असगर को मेरी आवाज नहीं आ रही, और किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है तो बस ठीक है, अब सबने बताना है। अच्छा जी, वो पता नहीं व्हाट्सएप पे किसी को कोई मसला हुआ है, किसी को शायद लिंक सही नहीं मिला है, और बहरहाल जो भी है आपकी आपस की बातें हैं। टोपोलॉजी के अंदर क्या हम देख रहे थे? कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस। इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस को पढ़ते वक्त देर आर थ्री बेसिक थ्योरम्स, तीन बेसिक थ्योरम्स हैं अबाउट कंटिन्यूअस फंक्शंस, एंड ऑन दीज थ्योरम्स द रेस्ट ऑफ कैलकुलस डिपेंड्स, के पूरी की पूरी कैलकुलस जो है वो इन तीन थ्योरम्स के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे डेरिवेटिव्स हो जाएं, हमारी इंटीग्रेशंस हो जाएं, हर बात को करने से पहले हम इन्हीं तीन थ्योरम्स का रेफरेंस लेते हैं। और ये तीन थ्योरम्स किससे रिलेटेड हैं? ये कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड है। दे आर दी फॉलोइंग, जो तीन थ्योरम्स हैं वो कौन कौन से? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम।
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें क्या बताता है, इफ f from a to b closed interval to r is continuous and r is a real number between f of a and f of b, then there exists an element c belong to interval a b such that f of c is equal to r। वो हमें ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a b से r तक कंटिन्यूस है तो इस इंटरवल a b के अंदर हमें एक एलिमेंट c मिल जाए सच दैट के f ऑफ c जो है वो इक्वल टू r होगा, और ये r कैसा रियल नंबर है जो कि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इन दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज के दरमियान एक r रियल नंबर है। तो हमें ये क्या करता है कि r रियल नंबर f ऑफ a और f ऑफ b, मतलब जो कि इसके अंदर आ चुके हैं f ऑफ a और f ऑफ b, इनके दरमियान कोई रियल नंबर r के लिए हमें श्योरिटी देता है ये थ्योरम कि इसके अंदर भी कोई ना कोई पॉइंट c मौजूद होगा सच दैट कि उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया जाए तो वो इक्वल टू r आ जाए। मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम में भी इसी तरह से एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b जो कि कंटिन्यूस है, देन देयर एक्सिस्ट एन एलिमेंट c बिलोंग टू a b सच दैट f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ c फॉर एवरी x बिलोंग टू a b। ये क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हमें श्योरिटी देता है तो इसीलिए इसका नाम मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम रखा गया। बात जो नोट करने वाली है यहाँ पे ये है कि ये क्लोज्ड इंटरवल से r तक फंक्शन को डिफाइन करता है जो कि कंटिन्यूस है और आगे उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम के हिसाब से। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम, यहाँ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है तो मैं इसलिए इस थ्योरम को भी यहाँ पढ़ नहीं रही। बहरहाल ये जो थ्योरम है ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में श्योरिटी देता है और इसमें भी फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल से r तक डिफाइंड है जो कि कंटिन्यूस है। These theorems are used in a number of places। कैलकुलस में तो ये theorems जगह जगह यूज किए जाते हैं। The intermediate value theorem is used for instance in constructing inverse functions। intermediate value theorem जो है वो खास तौर पे inverse function को construct करते वक्त यूज किया जाता है such as a cube root of x and arc sine of x, and the maximum value theorem is used for proving the mean value theorem। मतलब इन फंक्शन इस तरह के फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए मोस्ट ऑफन जो थ्योरम यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम जो है उसको मीन वैल्यू थ्योरम को फॉर डेरिवेटिव्स को प्रूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। अपॉन विच द टू फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस बेस्ड, कि ये जो थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स है इसके ऊपर फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है वो डिपेंड करता है। मतलब आप ये देखो कि पूरी की पूरी कैलकुलस का जो बेस है वो ये तीन थ्योरम्स है। कौन से तीन थ्योरम्स, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम। The uniform continuity theorem is used among other things for proving that every continuous function is integrable। के फंक्शन हर कंटिन्यूस फंक्शन इंटेग्रेबल होता है, वहां पे हम ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम यूज करते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, थोड़ी कंटिन्यूस से थोड़ी सी ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है कंटिन्यूटी से, फंक्शन की कंटिन्यूटी। We have spoken of these theorems as theorems about continuous functions, but they can also be considered as theorems about the closed interval। अब इन थ्योरम्स को यूं से भी तो देखा जा सकता है कि इन सब थ्योरम्स में जो इंटरवल है, जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो एक क्लोज्ड इंटरवल से रियल नंबर्स तक डिफाइन हो रहा है। The theorems depend not only on the continuity of f but also on the properties of topological space of this closed interval। ये जो थ्योरम्स हैं इनके अंदर फंक्शन का कंटिन्यूस होना ही अहम नहीं है बल्कि साथ ही साथ इस स्पेस का होना भी अहम है। ये जो स्पेस है क्लोज्ड इंटरवल जो कि सब स्पेस बनती है सेट ऑफ रियल नंबर्स की इन टोपोलॉजिकल स्पेस, इस सब स्पेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सब प्रॉपर्टीज पे भी ये तीनों थ्योरम्स डिपेंड करते हैं। अब the property of the space AB on which the intermediate value theorem depends is called connectedness। ये जो स्पेस है AB, इसकी जिस प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है वो डिपेंड करता है उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे वो स्पेस की कनेक्टेडनेस प्रॉपर्टी है। एंड द प्रॉपर्टी ऑन विच द अदर टू डिपेंड्स इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉम्पैक्टनेस। और बाकी दोनों जो थ्योरम है मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम और दूसरा क्या है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम, ये इस इंटरवल की जिन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्पैक्टनेस ऑफ
स्पेस, ये जो स्पेस है ना, ये जो क्लोज्ड इंटरवल, ये स्पेस कनेक्टेड भी है और ये कॉम्पैक्ट भी है। शायद मैंने आगे आपको इनकी स्टेटमेंट्स लिखवाई थी थ्योरम्स की, और मैंने कहा था इनके प्रूफ के लिए काफी ट्रिकी चीजें चाहिए, तो हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे। ये क्लोज्ड इंटरवल की जो स्पेस है, जो कि सब स्पेस होगी आर की, ये कनेक्टेड स्पेस भी है और ये कॉम्पैक्ट स्पेस भी है। In this chapter we shall define properties of for arbitrary topological spaces, कि हम ये जो properties हैं connectedness और compactness, इसको arbitrary spaces के लिए define किया हमने, and shall prove appropriate generalized versions of these theorems, और हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो theorems हैं इनकी more generalized forms को prove कर सकें। generalized forms मतलब अगर अभी तो हम सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर्स की एक पर्टिकुलर सब स्पेस से आर तक एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि कंटिन्यूस है, तो वो इन कंडीशंस को पूरा करता है या होल्ड करता है। फिर हमारी कोशिश क्या है कि हम बजाय इसके कि हमेशा इस इंटरवल तक रिस्ट्रिक्ट रहें, हम कहेंगे कि हमें कोई ऐसी स्पेस, जनरली कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो और यहाँ पे कोई दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस हो, तो उसके लिए भी ये थ्योरम होल्ड करे। इस मकसद के लिए हमने ये पहले ये सर्च किया कि ये जो इंटरवल ए बी है, इसकी आखिर कौन सी प्रॉपर्टी है जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरे दोनों जो है मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम उनको सेटिस्फाई करती हैं। तो बहुत ज्यादा स्टडी के बाद हमें पता चला कि कनेक्टेडनेस प्रॉपर्टी जो है ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिए अहम है, और कॉम्पैक्टनेस जो है ये मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम के लिए अहम है। जब हमें फिर ये स्पेसेस का पता चल गया, तो अब क्या होगा कि एक स्पेस एक्स कनेक्टेड हो और वाई के ऊपर कुछ और प्रॉपर्टी हो, तो फिर हम जो है वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। एफ को अगर हम यूं से डिफाइन कर लें कि एफ फ्रॉम एक्स कनेक्टेड स्पेस यहाँ पे आ जाए, यहाँ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में एफ फ्रॉम एक्स यहाँ कनेक्टेड स्पेस आ जाए, वाई कोई ऐसी स्पेस हो जो कुछ और प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो एफ फ्रॉम एक्स टू वाई अब हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि कंटिन्यूस हो, और उसके लिए ये सारी कंडीशंस जो कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की हैं ये होल्ड करें। तो पहले ये देखा कि ये जो तीन बहुत अहम थ्योरम है, इन अहम थ्योरम्स में प्रॉपर्टीज हैं क्या इस स्पेस ए बी की, फिर उन प्रॉपर्टीज को जनरलाइज किया और फिर इन तीनों थ्योरम्स को जनरलाइज कर दिया गया। कनेक्टेड स्पेस में क्या है, ये सारी डेफिनेशन और ये रिजल्ट ये हम पढ़ के आए हैं। वन एप्लीकेशन इज द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये कनेक्टेड स्पेस के बारे में कि एक तो एप्लीकेशन जो है कनेक्टेड स्पेस की ये है कि उसके लिए हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है उसको जनरलाइज करेंगे। Another is the result that such familiar spaces as balls and spheres in Euclidean space are connected। दूसरा जो है वो हम ये भी देखेंगे कि ये जो बॉल्स हैं ओपन बॉल्स स्फीयर्स किसमें यूक्लिडियन स्पेस में आर कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड हों। द प्रूफ इन्वॉल्व्स न्यू नोशन कॉल्ड पाथ कनेक्टेडनेस। पाथ कनेक्टेडनेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया इसी वजह से मैंने आपको जो कहा था कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो है वो कनेक्टेड है, उसका प्रूफ मैंने नहीं करवाया था क्योंकि पाथ कनेक्टेडनेस का कॉन्सेप्ट उसमें चाहिए था। तो फिर हमारा कनेक्टेडनेस का टॉपिक जो था वो काफी वास्ट होता जा रहा था। तो और क्या है, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जिसको जनरलाइज कर लिया गया है, इससे पीछे कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमने प्रूफ नहीं किए। The rail and R is connected and so are intervals and trays। और इस प्रूफ को करने के लिए हमें एक और थ्योरम का प्रूफ चाहिए था जो कि ये है L is linear continuum। continuum की डेफिनेशन यहाँ पे बता दी गई है। in order topology then L is connected and so are intervals and rays in L। तो ये थ्योरम का प्रूफ
भी हम इसी वजह से नहीं कर सके क्योंकि हमने पीछे से कुछ टर्मिनोलॉजीज छोड़ी हैं अपने कोर्स को बहुत ज़्यादा लेंथी होने से बचाने के लिए। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को जब जनरलाइज करेंगे तो वो किस तरह का बन जाएगा, वो इस तरह का, लेट f फ्रॉम x टू y बी ए कंटिन्यूअस मैप वेयर x इज कनेक्टेड स्पेस। जैसे मैं आपको पहले ही बता रही थी कि x को हम कह देंगे कि ये कनेक्टेड स्पेस होगी, एंड y इज एन ऑर्डर्ड सेट इन दी ऑर्डर टोपोलॉजी, और y जो है ये एक ऑर्डर्ड सेट होगा किसी ऑर्डर टोपोलॉजी में। इफ a एंड b आर 2 पॉइंट्स ऑफ x, अगर x के 2 पॉइंट्स हैं a एंड b, एंड इफ r इज ए पॉइंट ऑफ y लाइंग बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b। यहाँ पे आप देखो ये फिर वही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट शुरू हो गई कि r जो है वो एक पॉइंट है किसका, y का। वहां पे हम कहते थे r कोई रियल नंबर है क्योंकि वहां हमने फंक्शन लिया हुआ ही क्लोज्ड इंटरवल से r तक था, लेकिन अब तो हमने आर्बिट्रेरी स्पेसेस ले ली ना, तो x कोई भी कनेक्टेड स्पेस, तो कनेक्टेड स्पेस तो बहुत ढेर सारी होंगी। तो पहले हमने इस थ्योरम को बहुत छोटी सी स्पेस के लिए जो है वो प्रूफ किया हुआ था, अब इस थ्योरम को बहुत जनरलाइज्ड स्पेस के लिए प्रूफ कर दिया कि f जो है फ्रॉम x टू y है, x कनेक्टेड स्पेस है, y क्या है, ऑर्डर्ड सेट है किसी ऑर्डर टोपोलॉजी में। तो if a and b are 2 points of x and if r is a point of y lying between f of a and f of b, then there exists a point c of x such that f of c is equal to r। ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की थी, बस हमने स्पेसिस को जनरलाइज कर दिया कि स्पेस यहाँ क्लोज्ड इंटरवल की बजाय कोई कनेक्टेड स्पेस, और यहाँ r की बजाय कोई ऐसी स्पेस जो कि ऑर्डर्ड टोपोलॉजी की का सेट है, ऑर्डर्ड सेट। तो यूं से इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को जनरलाइज किया। इसी तरह से कॉम्पैक्टनेस की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम इनको भी जनरलाइज किया है। यहाँ पे मैंने उसकी पिक्चर बना के नहीं डाली है। कॉम्पैक्टनेस के टॉपिक के बाद आप खुद बुक में देख सकते हैं, उसने जनरलाइज किया हुआ है इन दोनों थ्योरम्स को, मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम को और अच्छा कॉम्पैक्टनेस में क्या है, The notion of compactness is not nearly so natural as of connectedness. From beginning of topology, it was clear that a closed interval of real line and had a certain property. टोपोलॉजी के बहुत स्टार्ट से ही ये बात क्लियर थी कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल है ऑफ रियल लाइन, सेट ऑफ रियल नंबर्स का जो सबसेट है, ये क्लोज्ड इंटरवल हैड ए सर्टेन प्रॉपर्टी, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी है, दैट वाज क्रूशियल फॉर प्रूविंग such theorems as maximum value theorem and uniform continuity theorem, कि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉपर्टी जरूर है जो कि इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ में हमें बहुत हेल्प करती है। टोपोलॉजी के स्टार्ट से ये बात जो मैथमेटिशियंस के जहन में घूम रही थी कि इस क्लोज्ड इंटरवल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो जरूर है जो इन दोनों थ्योरम्स को प्रूफ करने में हमें हेल्प करती है। बट फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन बहुत अरसे तक, इट वाज नॉट क्लियर हाउ दिस प्रॉपर्टी शुड बी फॉर्मुलेटेड फॉर एन आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये जो प्रॉपर्टी जो कि इस क्लोज्ड इंटरवल में होल्ड करती थी, बहुत अरसे तक मैथमेटिशियंस को नहीं मिली कि आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेसेस के लिए इस प्रॉपर्टी को किस तरह से डिफाइन किया जाए, कैसे उसको फॉर्मुलेट किया जाए, कैसे उसको एक खास शक्ल दी जाए। बहुत अरसे के बाद फिर ये पता चला कि वो कॉम्पैक्टनेस की प्रॉपर्टी है। It used to be thought that the crucial property of this interval was the fact that every infinite subset has a limit point. कुछ अर्से तक तो ये बात भी मैथमेटिशियंस ने सोची कि इस इंटरवल की एक ये प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर हर इनफाइनाइट अगर हम सबसेट लेते हैं तो उसका लिमिट पॉइंट होगा, एंड दिस प्रॉपर्टी वाज वन डिग्निफाइड विद द नेम ऑफ कॉम्पैक्टनेस, और बहुत अरसे तक इसी प्रॉपर्टी को कॉम्पैक्टनेस का नाम दे दिया गया था। Later mathematicians realized that this formulation does not lie at the heart of matter, but rather than a stronger formulation in terms of open coverings of the space. फिर कुछ अरसे के बाद मैथमेटिशियंस को ये लगा कि हम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी जो है वो बना सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया ओपन कवरिंग्स ऑफ स्पेस के हिसाब से। नाम वही कॉम्पैक्टनेस का, मतलब इस सारे पैराग्राफ में हमें ये बताया गया कि मैथमेटिशियंस किस किस तरह से स्ट्रगल करते हैं
क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या डिफाइन करते हैं। पहले कॉम्पैक्टनेस की जो डेफिनेशन थी वो यूं से दी गई कि हर इनफाइनाइट सबसेट ऑफ दिस इंटरवल हैज ए लिमिट पॉइंट। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता और रिसर्च के बाद कॉम्पैक्टनेस की जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया गया। अब ओपन कवरिंग्स वाली जो डेफिनेशन है, अगर आपको याद हो, तो अब हमने भी जो कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन पढ़ी वो ओपन कवरिंग्स के हिसाब से पढ़ी कि हर ओपन कवरिंग की एक फाइनाइट सब कवर हो। The later formulation is what we now call compactness। कि अब जो ये ओपन कवरिंग्स वाली फॉर्मुलेशन है, ये इसका नाम है कॉम्पैक्टनेस। कि मैथमेटिशियंस को चैन नहीं आता, वो बैठे सोचते रहते हैं कि ये जो थ्योरम्स दो प्रूव हो गए हैं, मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम, ये प्रूव तो हो गए हैं, लेकिन इस इंटरवल ए बी के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो इन दोनों थ्योरम्स को प्रूव करने में हमें हेल्प करती है। उस खास बात को ढूंढते ढूंढते मैथमेटिशियंस जो है वो किस कॉन्सेप्ट तक पहुंचे, कॉम्पैक्टनेस के कॉन्सेप्ट तक। अब स्पेस का कॉम्पैक्ट होना सिर्फ इन दो थ्योरम्स के प्रूफ के लिए यूज नहीं होता, बल्कि स्पेस का कॉम्पैक्ट होना और बहुत सारी चीजों में यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल ये आगे आप अगर कोई एमएस करेगा एमफिल, तो उसमें भी देखेंगे आप फिक्स पॉइंट थ्योरी। तो फिक्स पॉइंट थ्योरी में कॉम्पैक्ट स्पेस और कनेक्टेड स्पेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक चीज को देखते हुए हम एक नई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, फिर उस नई प्रॉपर्टी को यूज करते हुए और बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो प्रूव हो जाते हैं, और फिर जो नए रिजल्ट प्रूव हुए होते हैं उनको यूज करके हमारे पास और नई जो है वो चीजें बन जाती हैं और नए रिजल्ट्स आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। अच्छा जी, बस ये सारी चीजें हमने इस सारे में पढ़नी थी कि कॉम्पैक्टनेस का कॉन्सेप्ट किस तरह और क्यों डिफाइन किया गया, कनेक्टेडनेस का कॉन्सेप्ट किस तरह और क्यों डिफाइन किया गया, और हाउसस्टाफ का कॉन्सेप्ट